ओके, ध्यान आफ्टर उसका आपको कैलकुलेशन का पार्ट आपको देखना है कि भाई कैलकुलेशन हम किस किस की करेंगे। एक जो सर्कुलेशन मोशन करती है तो उसकी रेडियस कितनी है, जैसे हमने आगे एक टर्म फाइंड आउट की थी और सभी टर्म आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि भाई आपका चार्ज पार्टिकल्स एक रिवोल्यूशन करती है तो सेंटर में उसका सेंटीपिटल फोर्स लगती है। वो जो रिवोल्यूशन करती है वो किसके हिसाब से वो करती है, मीन्स के वो एक रिवोल्यूशन एक मैग्नेटिक फोर्स की रिस्पेक्ट में वो करेगी। तो आपका यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाला है, वो मैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन में देखिए कि भाई सेंटीपिटल फोर्स का इक्वेशन होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, क्यू भी आप लिख सकते हो। इसमें से यहाँ पे वेलोसिटी से कैंसल, सो दैट वी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आर बी अपॉन एम आएगी। ओके, देन आपने रेडियस का इक्वेशन आप बनाए तो रेडियस आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एम बी अपॉन क्यू बी। रेडियस इज इंक्रीज सो दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, ऐसा आपने आगे देखा। ओके, देन आफ्टर मीन्स के ओमेगा का इक्वेशन बनाए तो ओमेगा का इक्वेशन कैसे बनता है, वी से, कि भाई बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर बी अपॉन एम होती है, तो आर आर इज कैंसल्ड, सो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। और उसकी टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड हमको बनाना है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आती है, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम होती है। इसमें से आप टाइम पीरियड को सब्जेक्टिव बनाइए तो टी इज इक्वल टू उसका इक्वेशन बनती है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और देन पर फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड होती है उसकी इक्वेशन, ठीक है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हम बना देते कि भाई इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो एफ इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन टी, तो एफ इज इक्वल टू आएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के आप रिलेशनशिप देख सकते हो कि भाई वो एक रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, आप जितनी भी रेडियस करेंगे बट उसकी कोई टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ओके, देन आपको लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू 1/2 एम, वी का फॉर्मूला यहाँ पे हम वैल्यू हम उसकी पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एम आपका कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे 1/2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम बचता है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कब इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज होती है। आपने यहाँ पे देखा कि भाई उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और स्पीड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए, वो उसकी एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन में लिख देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर is said to be equal to frequency of rotation of charge is the state is called सिंक्रोनाइजेशन। उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई सिंक्रोनाइजेशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन इज सेड टू बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज, दिस स्टेट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। ओके, देन अपन हमको क्या देखनी है, उसकी लिमिटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। ओके, तो लिमिटेशन में मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे देखिए कि भाई आपका जो शेप था वो शेप कैसा था, एक डी जैसा था। और आपने यहाँ पे देखा कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी एक आर की जैसी थी। तो लास्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होगा तो उसकी लास्ट रेडियस कितनी होगी, डिस्क की रेडियस जितनी होगी, वहाँ पे जब डिस्क खत्म हो जाएगी तब उसकी रेडियस हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हमने क्या मान लिया कि भाई बहुत सारे बड़ी बड़ी हमने डिश यहाँ पे कंसिडर कर दिया। हमने एक रूम जैसे हमने बड़ी डिश यहाँ पे कंसिडर कर दिया, बट इतनी डिश कंसिडर करने से क्या होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम, कि भाई आप सभी एरिया में एक मैग्नेटिक इफेक्ट आप सेम नहीं प्रोवाइड कर पाते हो, और मैग्नेटिक इफेक्ट आप सेम नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज होने से यहाँ पे आप देख सकते हो बी की वैल्यू चेंज होने से टाइम पीरियड डिस्टर्ब होती है।
टाइम पीरियड भी डिस्टर्ब होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब होती है। और फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होने से क्या होगा वो आपको मालूम है। अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेट नहीं होगी तो जब आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल एक टर्न होकर वो वापस आएगा तो वहाँ पे उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी। तो वो उसका क्या करती है, अपोज करती है, तो उसकी रोटेशन स्टॉप हो जाएगी और सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आपकी मिलकर स्टेप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी सभी स्पेस में सेम होनी चाहिए। यही उसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई बी इज इक्वल टू आप सेम रखेंगे तभी आपका टाइम पीरियड में इसके सेम रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। बट जैसे जैसे आपकी बी की वैल्यू चेंज होगी, भाई कौन सा कोई एक एरिया पे मेरी बी की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंटर में हो तो आपका मालूम है। देन आप जैसे जैसे आप लास्ट में चले जाएंगे तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज होने से बी की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इसके सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, वो उसके एक लिमिटेशन हो गई। देन आफ्टर आप स्पीड क्या करने वाले हो कि भाई जैसे जैसे वो टर्न कराएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और आइंस्टाइन ने एक ऐसा इक्वेशन भी दिया था, रेस्ट मास का इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन हम देखते हैं कि भाई द स्पीड इज कैन नॉट बी इंक्रीज द बियॉन्ड द लिमिट रीजन। એટલે मीन्स कि आपकी जो एक स्पीड है ना, वो स्पीड उसकी लिमिट होती है, और लिमिट से आप और भी ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं कर पाते हो। क्यों, देखिए यहाँ पे द स्पीड, मैं पहले एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है। The speed cannot be increased beyond a limit। उसका रीज़न देखिए कि भाई आप उसकी लिमिट में क्यों आप स्पीड इंक्रीज करते हो, क्योंकि रेस्ट मास का एक इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू एम नॉट दिस रेस्ट मास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है, रेस्ट मास का इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मीन्स के उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसको आप 1 में से मीन्स के सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपका डिवाइड क्या हो गया, कम। आपका डिवाइड कम हो जाता है तो आपका मास की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जैसे जैसे आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो आपका मास की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके सॉरी, आपकी मास की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके, मास की वैल्यू मैक्सिमम होते होते क्या होता है, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड का इक्वेशन कि भाई मास की वैल्यू इज ज़्यादा, सो दैट टाइम पीरियड इज इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी, डिक्रीज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। किसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीलेटर की या मूविंग चार्ज पार्टिकल की, मूविंग चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि आप वेलोसिटी किसकी इंक्रीज कर रहे हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल की। जैसे जैसे आपने एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आपने इंक्रीज कर दिया तो ए वाली इक्वेशन क्या बताती है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, वो बताती है कि भाई उसका रेस्ट मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका मास इंक्रीज होने से उसका टाइम पीरियड इज अ डिक्रीज, सो दैट टाइम पीरियड इज अ इंक्रीज, सॉरी मास इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इज अ इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी इज अ डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट हाई स्पीड मास इज इंक्रीज, और मास इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इज इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ओके, द टाइम इंक्रीज द सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब। और oscillator and particle become आउट ऑफ स्टेप। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ स्टेप हो जाती है। एक्सेलरेशन इज अ स्टॉप, तो अपना मूविंग चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट एक्सेलरेशन इज अ स्टॉप। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये हमारी लिमिटेशन है, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपने दूसरा क्या सोचा कि भाई हमने यहाँ पे पॉजिट्रॉन लिया तो उसकी बदले हम न्यूट्रॉन नहीं ले सकते क्या, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज पार्टिकल्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन बना था, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा ना। देन अपन हमने दूसरा क्या सोचा
कि भाई हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते क्या, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। अगर उसका टाइम पीरियड कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, कहलाया। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाती है किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीडेटर की फ्रीक्वेंसी से कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीडेटर की फ्रीक्वेंसी से कंपैरिजन में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, इसके उसका एक्सीलरेशन स्टॉप हो जाएगा, चलाया। तो आप इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकते और न्यूट्रॉन भी नहीं ले सकते हो, आप ओनली पर पॉजिट्रॉन ही ले सकते हो। ओके, इज नॉट यूज फॉर न्यूट्रॉन because q is equals to 0 and electron because m is small, and इलेक्ट्रॉन भी आप नहीं यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बिकॉज m इज स्मॉल, चला है आपको, मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन भी नहीं यूज कर सकते हो और न्यूट्रॉन भी नहीं यूज कर सकते हो। बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को यूज ही नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नहीं यूज़ कर सकते। उसका रीज़न दूसरा भी मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्शन था वो कंस्ट्रक्शन पे आपको आना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कि भाई आपने यहाँ पे एक विंडो रखी थी और यहाँ पे टारगेट पे क्या था आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिट्रॉन होता है ना। ओके, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आती है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होके तो वो कहाँ यहाँ से मीन्स के हिट करने के पहले वो क्या करेगा, मीन्स के अट्रैक्शन फोर्स लगा के वो वहाँ पे चिपक जाएगा, चलाया। ओके, तो वो चिपक जाएगा तो मीन्स के वो फोर्स हिट नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बेसिक मीन्स का आपको साइक्लोट्रॉन का आपका मालूम पड़ा। साइक्लोट्रॉन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ करते हो और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ आप क्यों करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके ही आप उसको एक्सलेशन करवा सकते हो और मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको टर्न करवा सकते हो। और टर्न करवाने का मैकेनिज्म क्या है कि भाई यही इतना सा हाई मैग्नेटिक फील्ड में आप बार बार उसको ले पाते हो, ठीक है। बार बार उसको इसके गैप में आप एंटर करवा के उसकी वेलोसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो आपका फंक्शन में क्या था, आपको एक हाई एनर्जेटिकल आयन पार्टिकल चाहिए क्योंकि आपको एक न्यूक्लियस को आपको हीट करवा के उसका आपको स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है।